सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं कुछ नए तथ्यों की कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। तो आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से आज हमें एक नए विषय के बारे में सीखना है। आज हमें जानना है निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी हुई कविता आओ मिलकर बचाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा भारत देश अनेकता में एकता की विशेषता को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की प्रकृति इतनी अलौकिक और दर्शनीय है कि जिसको देखने के लिए, जिसको समझने के लिए, जिसको परखने के लिए, जांचने के लिए, जिसको महसूस करने के लिए एक जीवन शायद कम पड़ जाता है। प्रस्तुत पाठ अर्थात आओ मिलकर बचाएं जो पाठ है वो प्रकृति और संस्कृति को बचाने की बात करता है। कौन सी प्रकृति, कौन सी संस्कृति, जिसके विषय में यदि आपको याद हो तो 10वीं कक्षा में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में आपने पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कि फादर कामिल बुल्के जब पादरी चर्च में आना चाहते थे, पादरी बनना चाहते थे, संन्यास लिए, तो वहां एक शर्त होती थी कि उनकी एक शर्त मानी जाती थी। उन्होंने यह शर्त रखा था कि मैं भारत चाहूंगा। तो शायद भारत आने की जिद उन्होंने इसलिए की थी, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की प्रकृति से उन्हें विशेष लगाव था। रस खान की कविताओं का यदि आपने आस्वादन किया है तो फिर कहना है क्या। रस खान कवि जी हर रूप में गोकुल ब्रज धाम में ही रहना चाहते। इस कविता में जो निर्मला पुतुल जी हैं वो प्रकृति को बचाना चाहती। कैसे बचाना चाहती हैं, किन कारणों से वो प्रकृति को बचाना चाहती, उसका वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। कविता को पढ़ने से पूर्व हम जान लें कवित्री का थोड़ा सा परिचय। तो जो निर्मला पुतुल जी हैं, इनका जन्म 1972 दुमका झारखंड में हुआ था। इन्होंने अनेक रचनाएं की, जिनमें से दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। वैसे निर्मला पुतुल जी का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनका आरंभिक जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा। उन्होंने सोचा या समाज में देखा कि डॉक्टरी का जो पेशा है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है आज के समय में, तो उन्होंने सोचा कि यदि नर्स बन जाएंगे तो शायद आर्थिक समस्या से निजात मिल जाएगी। यही सोचकर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और उसी डिप्लोमा के दौरान ही इनका वास्तविक दुनिया से परिचय हुआ और दुनिया की वास्तविकता को समझने में वो सफल हो सकी। इनकी रचनाओं में विशेष रूप से आदिवासी समाज की विसंगतियां समाहित है, यानी आदिवासी समाज की विसंगतियों को इन्होंने बड़ी तल्लीनता के साथ उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े से लाभ के लिए बड़े बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व वाला समाज, स्वार्थ के कारण पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का अधिकारियों और व्यवसायियों के हाथ की कठपुतली बन जाना आदि वे स्थितियां हैं जो निर्मला पुतुल जी की कविताओं के केंद्र में है। अर्थात इन्हीं विषयों को आधार मानकर इन्होंने अपनी लेखनी उठाई। आज की जो कविता है उस कविता की पृष्ठभूमि यह है कि जो प्रस्तुत कविता आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को कलात्मक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करती है और हम संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पाते हैं कि संथाली समाज में एक और जहां सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव, कठोर परिश्रम की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व विद्यमान है, तो वहीं अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियां यानी कुप्रथाएं जैसी अव्यवस्था भी इसी समाज में नकारात्मक रूप में दिखाई देती है। यह कविता वास्तव में समाज में उन चीजों को बचाने का जोर देती है जिसके होने से एक स्वस्थ सामाजिक परिवेश बहुत जरूरी है, जिसके होने से स्वस्थ सामाजिक परिवेश बन सकता है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। यह कविता प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है। कवित्री अपनी बस्तियों को शहरी संस्कृति से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती हैं। कवित्री मूलतः आदिवासी संप्रदाय से मिलान करती हैं, तो आदिवासी संप्रदाय की जो समस्याएं हैं उसका वर्णन कवित्री ने इस कविता में किया है। और आदिवासियों के बारे में आपने विधिवत कक्षा 10 के सामाजिक विषय के अध्ययन में जाना था कि वह जातियां जिनकी अपनी अलग परंपरा होती है, अपनी संस्कृति होती है, ये समाज से दूर रहते हैं,
ये लोग जो है वो आदिवासी कहलाते हैं। तो उसी आदिवासियों की परंपरा से इन्होंने एक कविता लिखी है। कविता के भाव हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। बस्तियों से हमारा तात्पर्य है गांव। कवित्री जो है कह रही हैं कि अपने गांव को नंगे होने से बचाएं। यहां नंगा शब्द तीन बातों की ओर संकेत करता है। पहला, नंगा होने का मतलब प्रकृति विहीन होना, अर्थात पेड़ पौधे से रहित होना, नदी तालाब झरने से रहित होना। अपनी बस्तियों को प्रकृति विहीन होने से बचाएं। दूसरी ओर कवित्री संकेत करती हैं कि अपनी बस्तियों को जो विशेष अमर्यादाएं हैं, जो हमारी बस्तियों में, हमारे गांव की जो विशेष संस्कृति है, उसको जो तोड़ने वाली स्थितियां हैं, वो जो उत्पन्न होती जा रही हैं, हमें उसको भी, अपने गांव को बचाना है उससे भी। और तीसरा अर्थ है नंगी होने से मतलब है कम से कम वस्त्र धारण करना। जैसे शहरों में आधुनिकता के भागों भाग भरे जीवन में ये प्रचलन चलता जा रहा है कि कम वस्त्रों को धारण करना, उसका पसार, उसका फैलाव गांव तक सीमित आता चला जा रहा है। इससे कवित्री व्यथित है, चिंतित है। इसलिए कवित्री कह रही है कि अपनी बस्तियों को इस स्थिति से भी बचाएं। और क्या बचाना है? शहर की आबो हवा से। आब का मतलब आप जानते हैं जल होता है, हवा का मतलब हवा से है वायु, अर्थात जल और वायु अर्थात जलवायु। यानी शहर की जो जलवायु है, शहर की जो संस्कृति है, जो शहरी परंपरा है, उससे अपने गांव को हमें बचाना है। यदि हम उससे अपने गांव को बचा ले गए तभी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रह पाएगी। और क्या है, हमें बचाना है अपने गांव को, पूरी बस्ती को हड़िया में डूबने से। हड़िया में डूबने से छोटा सा अर्थ यानी सर्वनाश होने से। अब यहां से आपको थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है कि किशोर कवित्री संकेत कर रही हैं। जैसे हिंदू धर्म संस्कृति में एक मान्यता है कि व्यक्ति का जब निधन हो जाता है उसके बाद व्यक्ति उसका दाह संस्कार करता है। तो दाह संस्कार करने के बाद जो अवशेष बचता है उसको एक छोटी सी मटकी में भरकर लाता है और किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देने से ऐसी मान्यता है कि उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि इतनी बड़ी शरीर एक छोटे से बर्तन में आ जाती है, तो वैसे कवित्री कह रही हैं कि जो गांव की विस्तृत फैली हुई संस्कृति है, गांव की जो व्यवस्था है, वो सिमट कर अत्यंत अल्प मात्रा में ना हो जाए, इसलिए हमें इसको बचाना है। और कवित्री आगे कहती हैं, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी, ये सारी चीजें भी हमें बचाना है। चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग से मतलब यह है कवित्री यहाँ देश प्रेम अर्थात यहाँ अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव को कवित्री प्रकट कर रही है। यहाँ उस बात को प्रकट किया जा रहा है जहां लिखा जाता है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, ताकि जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। चूंकि लेखिक कवित्री संथाल परगना से, संथाल आदिवासी संप्रदाय से, इसलिए कह रही है कि संथाल परगना की जो माटी है यानी अपनी जो क्षेत्रीय मिट्टी है उसका जो रंग है अपने चेहरे पर हमेशा विद्यमान रखें, अर्थात अपनी संस्कृति को हमेशा पुनर्जीवित रखें। और भाषा में झारखंडी, चूंकि आप जानते हैं ये झारखंड की है, तो भाषा में झारखंडीपन का मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषा अर्थात जो अपनी बोली है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, ठंडी होती दिनचर्या से मतलब है आज की इस भागम भाग भरे दौर में हम कहीं ना कहीं सिमटते जा रहे हैं। आधुनिकतम संसाधनों के उपयोग से हम आधुनिक तो होते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, जो हमारा सामाजिक दायरा है, वो कहीं ना कहीं सीमित होता चला जा रहा है। इस पर कवित्री चिंता व्यक्त करते हुए कहती हैं, जो सीमित दायरा हमारा होता जा रहा है उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें जीवन की गर्माहट लाना है, उसमें हमें मेल जो लाना है, उसमें हमें मिठास भरना है, मन का हरापन। और ये तभी संभव है जब हम मन से हरे होंगे। हरे होने से मतलब यह है कि आपस में हम एक दूसरे से प्रेम, सहयोग, सौहार्द का भाव रखेंगे, मुख में सरसता रहेगी, वाणी में मिठास होगा, एक दूसरे के प्रति हमारा लगाव होगा और दिल का भोलापन, दिल से हम भोले रहेंगे, अर्थात किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध,
का भाव नहीं रखेंगे। और ऐसा ना हो कि हम इतने हाव कवित्री संकेत भी करते हैं कि हम इतने भोले भी ना हो जाएं कि हमारी वास्तविकता नष्ट हो जाए। इसलिए कवित्री कहती है अक्खड़पन और जुझारूपन भी हमें बचा के रखना है। अक्खड़पन जुझारूपन का सीधा सा उदाहरण आप महाराणा प्रताप से ले सकते हैं, जिन्होंने घास की रोटियां तक खाई लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। अकबर के समक्ष वो कभी झुके नहीं। और ऐसे ही कवित्री बता रही हैं कि आप अक्खड़पन और जुझारू रहिए अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए। ये थी आज की व्याख्या। इसके बाद हम ये जानेंगे कि इस कविता का काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य से हमारा मतलब भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में जैसा कि आप जानते हैं कि कविता की विशेषताएं लिखी जाती हैं और विशेषताओं के अनुक्रम में ये जो कविता है अपनी देशी संस्कृति की बचाने की ललक और तड़प इसमें विद्यमान है। कविता में शहर की आबो हवा जो है वो अपसंस्कृति और कृत्रिम चकाचौंध के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और हड़िया चूंकि सर्वनाश का प्रतीक है जो प्रकृति की विनाशकारी लीला की ओर इंगित करता है। और आपको विदित है कि शिल्प सौंदर्य कविता का व्याकरणिक पक्ष होता है, जिसमें ये जो हमारी कविता है उर्दू और लोक प्रचलित भाषा के शब्दों के प्रयोग को समाहित की हुई है। छंद मुक्त होने के बाद भी कविता की भाषा प्रवाह दर्शनीय है। जैसा कि आपने देखा इसमें कोई लय, कोई विशेष तुक नहीं, इसके बाद भी कविता में प्रवाह महता है। और नंगी होना शब्द जो है त्रिआयामी है, जिसमें आपने जाना है कि कम कपड़े पहनना, मर्यादाएं छोड़ना, निर्लज्ज होना या पेड़ पौधों से विहीन होना। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन का हरापन तो लाक्षणिक प्रयोग है। इसमें मन की मधुरता, सरसता, उमंग और उल्लास की अभिव्यक्ति हुई है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। हमने आपने क्या सीखा परखने के लिए हल करते हैं आज का कार्यप्रपत्र। और आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, बस्तियों के नंगी होने का क्या आशय है? शहर की आबो हवा से बस्तियों को क्या खतरा है? ये दूसरा प्रश्न है। आज का तीसरा प्रश्न, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में डूबने का जो व्यंग है उसको स्पष्ट कीजिए। चौथा और अंतिम प्रश्न है, कवित्री किस प्रकार का जनजीवन देखना चाहती हैं? धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।